तक, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर, इतिहास के बारे में हमें प्रमाणिक तथ्य प्राप्त होते हैं, और जबकि मिथक ऐसा होता है जिसको न तो सिद्ध किया जा सकता और ना ही खारिज किया जा सकता, लेकिन जन सामान्य में एक धारणा होती है, वो उस पर भरोसा करते हैं। जैसे उदाहरण देके समझाइए। जैसे सर, राम और कृष्ण का मिथक हम देखते हैं, तो लोगों में धारणा है, लेकिन उसके बारे में न तो उसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य और ना ही खारिज करने के लिए साक्ष्य है। ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हुए इतिहास में कि वो इतिहास में हुए ये तो तय है, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे मिथक भी गढ़ लिए गए आसपास। जी सर। जैसे सर, अभी मैं एक कालिदास का उदाहरण याद कर पा रहा हूँ। जैसे इतनी ये उनकी प्रमाणिकता तय है, लेकिन हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में उनके लिए कई मिथक गढ़े हैं। और सर, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी स्कंदगुप्त में और चंद्रगुप्त में उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक है, लेकिन उनकी जो मन स्थिति दिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे मिथक गढ़े हैं। आप शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं। जी सर। शहीद भगत सिंह के बारे में क्या, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो ईश्वर को बहुत मानते थे, कुछ बोलते हैं कि वो नास्तिक थे। कुछ ठोस जानकारी इस बारे में? सर, इस बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उन्होंने एक 1926 में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था कॉमन सेंस। उसमें सुप्रीम गॉड के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठाए गए थे। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद माना जाता है कि भगत सिंह आस्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो गए, और उन्होंने लाहौर जेल में 1930 के दौरान एक पुस्तक भी लिखी है कि व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और सर, वो कहते ही थे कि एक क्या आर्गुमेंट थी उसमें, क्या आर्गुमेंट्स हैं उस किताब में? सर, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी है। तो बहुत पतली सी छोटी सी किताब है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा उसके बारे में। ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी कुछ आइडिया हो, कुछ कोई आर्गुमेंट वगैरह उनका? सर, मैंने जो जितना वैसे पढ़ा है, तो उसमें भगत सिंह ने कहा है कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन का पहलू है, और धर्म को किसी व्यक्ति का शोषण करता नहीं होना चाहिए। एक उन्होंने कोट्स में कहा भी था कि जो भी व्यक्ति किसी प्रोग्रेसिव रास्ते पर बढ़ रहा है, उसको अपने सभी जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं उनको खारिज करना पड़ेगा। तो सर, मेरा अनुमान है इसी से संबंधित जिस कुछ समय हो उनको सकता है। फांसी के लिए ले जाएंगे तो उस समय वो एक प्रसिद्ध किताब पढ़ रहे थे, कौन सी किताब थी वो? सर, वो लेनिन की जीवनी थी, लेनिन की आत्मकथा थी सर। तो उस किताब का उन्होंने क्या किया जाने के समय? सर, ऐसा कहा जाता है कि जब वो जेलर उनको बुलाने के लिए आया, तो वो किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और उसको ख़त्म करने के बाद उसको हवा में उछालते हुए वो फांसी के लिए चले गए। अभी 2 दिन पहले मुंबई में एक राज कुंद्रा नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए। जी सर। जिन पे आरोप है कि उन्होंने कोविड के दौर में कुछ ऐसी ऐप्स बनाई जिन पे पोर्नोग्राफिक वीडियोस या कंटेंट उपलब्ध करवाते थे। उनकी एक मतलब स्टाफ मेंबर ने, या जो शायद फिल्मों में काम भी करती है, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो पोर्नोग्राफी नहीं है, इरोटिका है, और क्योंकि वो इरोटिका है इसलिए अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल से ये बात सही होनी चाहिए कि जितने भी युवा लोग हैं भारत में या दुनिया में, मेरे ख्याल से उनमें से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी मात्रा में पॉर्न देखा ही होगा। ये पूरे समाज में अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, तो उसके बाद क्या इसको रोकना ठीक है, या इस पर कुछ दूसरी पॉलिसी होनी चाहिए? तो ये मानते हुए कि भारत सरकार ने आपको ये कहा कि आप इस बारे में एक पॉलिसी बनाएं, आप मुझे बताएं कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या 3-4 पॉइंट्स होंगे इस बारे में? सर, इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि जो भी चूँकि ये राइट टू चूज का मामला भी है, और ऐसा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोग अपने बंद कमरे में क्या करते हैं, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सर, इस मामले में पॉलिसी यही होगी कि जो भी इस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, उसमें सेल्फ रेगुलेशन को अपनाया जाए, और इसके लिए एज की एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि किस एज के व्यक्तियों को देखने की अनुमति है। और दूसरा कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी रूप से, जैसे बच्चों को या बच्चों के साथ इस तरह की शामिल ना किया जाए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। और सर, तीसरा यह है कि